माया पंछी का समूह। अध्याय 29। कैरियर संबंधी सलाह। तुम अब गुप्त विद्या सीखने क्यों नहीं जाते हो? हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर हैरी से पूछा। हैरी बुदबुदाया, मैंने तुम्हें बताया था ना, स्नैप को लगता है कि अब मुझे मूलभूत बातें पता चल गई हैं, इसलिए आगे का काम मैं खुद कर सकती हूँ। हरमाइनी ने शक भरी आवाज में कहा, तो अब तुम्हें अजीब से सपने नहीं दिखाई देते? हैरी ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, काफी हद तक। हरमाइनी गुस्से में बोली, देखो, मुझे नहीं लगता कि स्नैप को गुप्त विद्या पढ़ाना छोड़ना चाहिए जब तक कि तुम्हें पक्का यकीन न हो जाए कि तुम सपनों को नियंत्रित कर सकते हो। ईस्टर की छुट्टियों का ये पहला दिन था। जैसे हरमाइनी की आदत थी, उसने उन तीनों के लिए रिवीजन का टाइम टेबल बनाने में अपने दिन का ज्यादातर समय बिताया था। हैरी और रॉन ने उसे करने दिया क्योंकि उसके साथ बहस करने से ज्यादा आसान ये था कि वो टाइम टेबल बाद में शायद उनके काम आ जाए। रॉन ये जानकर हैरान रह गया कि परीक्षा में सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? हरमाइनी ने पूछा जब उसने रॉन के टाइम टेबल के हर चौखाने को अपनी छड़ी से ठोका ताकि हर विषय का रंग अलग दिखने लगे। रॉन ने कहा, पता ही नहीं चला इतना कुछ हो रहा था। हरमाइनी ने उसे उसका टाइम टेबल थमाते हुए कहा, ये लो, अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी। रॉन ने टाइम टेबल की तरफ उदासी से देखा, उसका चेहरा चमकने लगा। तुमने मुझे हर हफ्ते एक शाम की छुट्टी दी है। हरमाइनी बोली, वो क्विडिच प्रैक्टिस के लिए है। रॉन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने नीरस अंदाज में कहा, हमारे पास क्विडिच कप जीतने का उतना ही मौका है जितना कि डैडी के पास जादू मंत्री बनने का। हरमाइनी कुछ नहीं बोली। हैरी की तरफ देख रही थी जो हॉल के सामने वाली दीवार को सूनेपन से घूर रहा था। क्या गड़बड़ है हैरी? क्या? कुछ नहीं। उसने रक्षात्मक जादुई सिद्धांत की पुस्तक पकड़ी और विषय सूची में किसी चीज को देखने का नाटक करने लगा। मुझे चो दिखी थी, वो सचमुच दुखी दिख रही थी। क्या तुम दोनों में फिर से लड़ाई हो गई है? हरमाइनी ने कहा। क्या? ओह हाँ, हैरी ने कहा। किस बारे में? हैरी बोला, उसकी मुखबिर सहेली मैरिटा के बारे में। रॉन ने अपने रिवीजन टाइम टेबल को नीचे रखते हुए गुस्से में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ, अगर वो नहीं होती। रॉन मैरिटा इस कौम को बुरा भला कहने लगा। हैरी को बहुत मदद मिली। रॉन जब सांस लेने के लिए रुकता तो हैरी को बस गुस्सा दिखाना था और सिर हिलाना था। हाँ, और सही है जैसी बातें कहनी थी। इस तरह हैरी का दिमाग उस घटना के बारे में सोच सकता था जो उसने स्मृति पात्र में देखी थी। उसे लगा कि वो याद उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। इसे देखने से पहले उसे यकीन था उसकी मम्मी डैडी बहुत अच्छे थे। इसी कारण स्नैप जब भी उसके डैडी के बारे में ताने मारते थे तो उसे विश्वास नहीं होता था। हैग्रिड और सीरियस जैसे लोगों ने हमेशा कहा कि उसके डैडी बढ़िया आदमी थे। हैरी के दिमाग में भीतर एक चिढ़ाने वाली आवाज आई, और देखो तो सही, सीरियस खुद कैसा था। वो खुद भी तो बुरा ही था, है ना? हालांकि उसने एक बार प्रोफेसर मैगोनिकल को ये कहते सुना था कि उसके डैडी और सीरियस स्कूल में मुश्किलें पैदा करते थे, लेकिन उन्होंने उनका जिक्र वीजली बंधुओं के अग्रजों के रूप में किया था, और हैरी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि फ्रेड और जॉर्ज सिर्फ मजे के लिए किसी आदमी को उल्टा लटका सकते हैं, जब तक कि वो सचमुच नफरत न करते हों, शायद मेलफॉय या किसी और को जो इस काबिल हो। हैरी ने ये दलील देने की कोशिश की कि स्नैप जेम्स के हाथों जलील होने के काबिल थे, लेकिन लिली ने ये पूछा था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और जेम्स ने जवाब दिया था, असल बात यह है कि वो जिंदा है, अगर तुम मेरी बात का मतलब समझ सको। क्या जेम्स ने ये सिर्फ सीरियस की बोरियत दूर करने के लिए शुरू नहीं किया था? हैरी को याद आया, ल्यूपिन ने ग्रिमाल्ड चौक में कहा था कि डंबलडोर ने उन्हें इस उम्मीद में परफेक्ट बनाया था कि वो जेम्स और सीरियस पर थोड़ा काबू रख पाएंगे, लेकिन स्मृति पात्र में वो चुपचाप बैठे थे और सब कुछ होने दे रहे थे। हैरी खुद को याद दिलाता रहा, लिली ने तो बीच बचाव किया था, उसकी मम्मी अच्छी थी। बहरहाल जेम्स पर चिल्लाते समय उनके चेहरे के भाव से वो विचलित हो गया था। साफ नजर आ रहा था वो जेम्स से नफरत करती थी, और हैरी ये समझ नहीं पा रहा था उन दोनों ने शादी कैसे कर ली। पिछले 5 सालों में अपने डैडी का विचार हैरी के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत था। जब कोई कहता कि वो जेम्स जैसा दिखता है तो उसका मन गर्व से फूल जाता, लेकिन अब वो ये सोचकर सिहर जाता और दुखी हो जाता। ईस्टर की छुट्टियों में मौसम ज्यादा हवादार, धूप भरा और गर्म हो गया था। छुट्टियों के खत्म होने के कुछ समय पहले गरुड़ द्वार टावर की टेबलों पर बहुत सारे पैम्फलेट और नोटिस आ गए जिनमें आने वाली परीक्षाओं का महत्व बताया गया था। एक नोटिस लग चुका था जिस पर लिखा था करियर संबंधी सलाह। 5th ईयर के सभी विद्यार्थी समर टर्म के पहले सप्ताह में अपने हाउस प्रमुख से करियर संबंधी चर्चा के लिए मिलेंगे। नीचे हर विद्यार्थी के मिलने का समय दिया गया है। हैरी ने सूची देखी और पाया कि सोमवार को 2:30 बजे प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस में पहुंचना है।
उसने और फिफ्थ ईयर के बाकी विद्यार्थियों ने ईस्टर की छुट्टियों के आखिरी वीकेंड में उन सभी कैरियरों की जानकारी पढ़ी जो पढ़ने के लिए भेजी गई थी। मुझे उपचारक बनना पसंद नहीं है, रॉन ने छुट्टियों की आखिरी शाम को कहा। वो एक पैम्फलेट में खोया हुआ था जिसके सामने सेंट मंगोस का हड्डी और छड़ी के क्रॉस का प्रतीक चिन्ह था। इसमें लिखा था, इसके लिए काढ़े, जड़ी बूटी विज्ञान, रूपांतरण, सम्मोहन और गुप्त कलाओं से रक्षा में NEWT स्तर पर कम से कम E की जरूरत होगी। मेरा मतलब है वो कितनी ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, है ना? हरमाइनी ने कहा, देखो ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। वो एक गुलाबी और नारंगी पंपलेट पढ़ रही थी जिसका शीर्षक था, तो आप सोचते हैं कि आप मगलू संपर्क विभाग में काम करना चाहेंगे? हरमाइनी बोली, मगलुओं से संबंधित काम करने में ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस मगलू अध्ययन विषय में OWL चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका उत्साह, धैर्य और अच्छा हास्य बोध है। हैरी ने कहा, मेरे अंकल से संपर्क करते समय तुम्हें हास्य बोध से ज्यादा इस बोध की जरूरत होगी कि कब झुका जाए। वो जादूगर बैंकिंग के पैम्फलेट को आधा पढ़ चुका था। हरमाइनी, तुम अंकों का जादुई महत्व पढ़ रही हो, तुम ये कैरियर चुन सकती हो। मुझे बैंक में काम करना अच्छा नहीं लगता। हरमाइनी, जो अब इस पैम्फलेट में डूबी हुई थी, क्या आप में सुरक्षा दैत्यों को प्रशिक्षित करने का मादा है? सुनो, हैरी के कान में आवाज आई। फ्रेड और जॉर्ज उसके पास आ गए थे। फ्रेड ने उनके सामने वाली टेबल पर पैर फैलाए जिससे जादू मंत्रालय में कैरियर बनाने की कई बुकलेट फर्श पर गिर गई। फिर वो बोला, जिनी ने हमसे तुम्हारे बारे में बात की है, वो कहती है तुम्हें सीरियस से बात करनी है। क्या? हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। उसका हाथ बीच हवा में रुक गया जब वो जादुई दुर्घटना और विपत्ति विभाग में धमाका करे उठाने जा रही थी। हाँ, हैरी ने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा था। बेवकूफ मत बनो, हरमाइनी ने तन कर देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। जब अम्बरिज सभी अंगीठियों पर पहरा दे रही हैं और उल्लुओं की तलाशी ले रही हैं, हमें लगता है हम उसका तोड़ खोज सकते हैं, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थोड़ा सा ध्यान भटकाने की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुमने इस बार गौर किया होगा, ईस्टर की छुट्टियों के दौरान हमने हंगामा नहीं किया। फ्रेड ने कहा, हमने खुद से पूछा कि आखिर छुट्टियों में हंगामा करने से क्या फायदा है। फिर हमने खुद को जवाब दिया, कोई फायदा नहीं। जाहिर है लोगों के रिवीजन में खलल पड़ता, जो हम किसी सूरत में नहीं चाहते थे। उसने हरमाइनी की तरफ देखकर सिर झुका दिया। उन्हें दूसरों की इतनी परवाह है, यह सुनकर हरमाइनी थोड़ी हैरान दिख रही थी। लेकिन हम कल से हंगामा शुरू करने वाले हैं, और अगर हम हंगामा करने ही वाले हैं तो क्यों ना इस तरीके से करें ताकि हैरी सीरियस से बातचीत कर सके। हाँ, लेकिन फिर भी, हरमाइनी ने इस तरह कहा जैसे किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को बहुत आसान चीज समझा रही है, अगर तुम हंगामा कर भी दो तो हैरी सीरियस से बात कैसे करेगा? हैरी ने धीरे से कहा, अम्बरिज के ऑफिस से। वो इसके बारे में पिछले 15 दिनों से सोच रहा था। उसे इसका कोई विकल्प समझ नहीं आ रहा था। अम्बरिज ने उसे खुद बताया था, सिर्फ उन्हीं की अंगीठी की निगरानी नहीं हो रही थी। हरमाइनी ने धीरे से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? रॉन ने मशरूम व्यवसाय में अवसर की बुकलेट नीची कर ली और उन्हें देखने लगा। हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तुम वहां पहुंचोगे कैसे? हैरी सवाल के लिए तैयार था। उसने कहा, सीरियस के चाकू से। क्या कहा? हैरी ने कहा, 2 साल पहले सीरियस ने मुझे क्रिसमस पर एक चाकू दिया था जिससे कोई भी ताला खुल सकता है। अगर उन्होंने ताले पर जादू कर दिया हो जिससे अलोह मोरा मंत्र काम न करे तो भी मैं अंदर पहुंच सकता हूँ। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि उन्होंने जादू किया होगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हरमाइनी ने रॉन से पूछा। इससे हैरी को मिसेस वीजली की याद आ गई, जो ग्रिमॉल्ड चौक में हैरी के पहले डिनर के वक्त अपने पति से समर्थन मांग रही थी। राय पूछे जाने पर दहशत में आते हुए रॉन बोला, अगर हैरी ये काम करना चाहता है तो ये उसका मामला है ना? सच्चे दोस्त और वीजली की तरह कहा। फ्रेड ने रॉन की पीठ ठूंकते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम लोग कल क्लास के बाद ही काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सभी लोग गलियारे में होंगे तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। हैरी, हम लोग ये काम पूर्वी खंड में करेंगे, उन्हें ऑफिस से दूर खींच लेंगे। मुझे लगता है कि 20 मिनट की हम गारंटी दे सकते हैं, उसने जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा। आराम से, जॉर्ज ने कहा। रॉन ने पूछा, तुम लोग ध्यान कैसे भटकाओगे? फ्रेड और जॉर्ज उठकर खड़े हो गए। फिर फ्रेड ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम खुद देख लेना छोटे भाई, कल शाम को 5 बजे ग्रेगरी द स्मार्मी के गलियारे में आकर खुद देख लेना। हैरी अगले दिन जल्दी जाग गया। वो उतना ही चिंतित था जितना जादू मंत्रालय में अनुशासनात्मक कार्यवाही वाली सुबह। ये सिर्फ अम्बरिज के ऑफिस में चोरी से घुसने की बात नहीं थी,
ये सिर्फ उनकी अंगीठी का इस्तेमाल करके सीरियस से बात करने की बात नहीं थी। हालांकि ये बातें भी बहुत घबराहट पैदा करने वाली थीं। आज हैरी और स्नैप का आमना सामना भी होना था। जब स्नैप ने हैरी को अपने ऑफिस से बाहर निकाला था, उसके बाद आज हैरी पहली बार स्नैप के सामने पड़ने वाला था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने कुछ देर तक आने वाले दिन के बारे में सोचा। वो बहुत खामोशी से खड़ा हुआ, नेविल के पलंग के पास वाली खिड़की तक जाकर झांकने लगा। सुबह सुहानी थी। हैरी को सामने वो ऊंचा पेड़ दिख रहा था जिसके नीचे उसके डैडी ने स्नैप को सताया था। उसे पता नहीं था सीरियस स्मृति पात्र वाली घटना के बारे में उसे क्या तसल्ली या तर्क दे सकता है, लेकिन वो सीरियस का दृष्टिकोण सुनने के लिए बेताब था, ताकि उसके डैडी का व्यवहार कम बुरा दिखे, चाहे कोई भी बहाना हो। हैरी खिड़की से दूर हटकर अपने संदूक के पास गया, कपड़े पहनने लगा। अम्बरीश के ऑफिस में जबरन घुसने की आशंका के चलते हैरी को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन वो चैन से रह पाएगा। हरमाइनी फुसफुसाकर लगातार उसे चेतावनी दे रही थी, जिसे हैरी नज़रअंदाज कर रहा था। अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि तुम इस नफल्स से बात कर रहे थे। वो तुम्हें ज़बरदस्ती सत्य द्रव पिला देंगी और सच्चाई का पता लगा लेंगी। रॉन ने धीमे और गुस्से भरी आवाज़ में कहा, हरमाइनी, हैरी को चेतावनी देना छोड़ो और बिन्स की बात सुनो, वरना क्या मैं अपने नोट्स खुद लिखूं? कभी कभार खुद लिख लोगे तो मर नहीं जाओगे। वो तहखाने में पहुंचे। हैरी और रॉन हरमाइनी से बातचीत नहीं कर रहे थे। इस दौरान स्नैप ने इस तरह का व्यवहार करने का फैसला किया जैसे हैरी अदृश्य हो। जाहिर है हैरी को इस टेक्निक से निपटने की आदत थी, क्योंकि वर्नन अंकल की ये प्रिय रणनीति थी। उसे ये जानकर खुशी हुई कि जब स्नैप ने उसे तंग नहीं किया तो उसने बड़ी आसानी से स्फूर्तिदायक काढ़ा बना लिया। क्लास के अंत में उसने थोड़ा सा काढ़ा शीशी में भरा और ढक्कन लगाकर उसे स्नैप की डेस्क पर रख दिया। उसे महसूस हुआ उसे ई तो मिल ही जाएगा। वो मुड़ा ही था कि किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। मेलफॉय हंस पड़ा। उसके काढ़े की शीशी फर्श पर गिरकर टूट गई थी। स्नैप खुश होकर उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ओह पॉटर, 1 और 0। हैरी इतना नाराज था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो कढ़ाई के पास वापस आया, एक और शीशी भरकर स्नैप से ज़बरदस्ती उसका परीक्षण करवाना चाहता था, लेकिन सारा काढ़ा गायब हो गया था। मुझे माफ़ करना, हरमाइनी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे अफसोस है हैरी, मुझे लगा तुम्हारा काम खत्म हो गया है, इसलिए मैंने उसे साफ कर दिया। हैरी कुछ नहीं बोल पाया। जब तक वो ज्योतिष की क्लास में पहुंचा उसका मूड खराब हो चुका था। वो भूल गया था उसे करियर के लिए प्रोफेसर मैगोनिकल के पास जाना है। उसे ये बात तब याद आई जब रॉन ने उससे पूछा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और कुछ मिनट बाद हाँफता हुआ वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, माफ कीजिए प्रोफेसर, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं पॉटर, उन्होंने तेजी से कहा, लेकिन उनके बोलते समय कोने से सूं सूं की आवाज आई। हैरी ने चारों तरफ देखा। प्रोफेसर अम्बरिज एक तरफ बैठी हुई थी। बैठ जाओ पॉटर। डेस्क पर रख के पैम्पलेट को सही करते समय उनके हाथ कांप रहे थे। हैरी अम्बरिज की तरफ पीठ करके बैठ गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, अच्छा पॉटर, ये मीटिंग करियर के बारे में है। तुम्हारे दिमाग में जो भी करियर है हम उसके बारे में बात करेंगे। फैसला करेंगे 6th और 7th ईयर में तुम्हें क्या विषय चुनने हैं। हाँ, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे ग्रेड चाहिए, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। अपनी डेस्क पर रखे सारे पैम्पलेटों में एक छोटा गहरे रंग का पैम्पलेट उठाया। उसके लिए कम से कम 5 NEWT चाहिए और कोई भी ग्रेड एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन यानी ई से कम नहीं होना चाहिए। हैरी बुदबुदाया, देखिए मैंने सोचा था शायद ऑरर बनने का। देखो पॉटर, ये कैरियर की राह बहुत मुश्किल है। इसमें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ लोगों को लिया जाता है। मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 3 सालों में किसी को ऑरर नहीं बनाया है। मुझे लगता है अब तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हें कौन से विषय लेने चाहिए, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा और उनकी आवाज़ पहले से ऊंची हो गई थी। हैरी ने कहा, हाँ मुझे लगता है गुप्त कलाओं से रक्षा। जाहिर है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। अम्बरिज खांसी। उनकी खांसी थोड़ी तेज थी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर दोबारा खोला। मैं रूपांतरण की सलाह भी दूंगी क्योंकि ऑरर्स को अक्सर रूप बदलने की ज़रूरत पड़ती है पॉटर। इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं अपनी NEWT क्लास में विद्यार्थियों को तब तक नहीं लेती हूं जब तक कि वो OWL में कम से कम एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन ग्रेड ना हासिल करें। मुझे लगता है इस वक्त तुम एक्सेप्टेबल के स्तर पर हो, इसलिए तुम्हें परीक्षा में पहले से कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम आगे यही विषय पढ़ सको। फिर तुम्हें सम्मोहन भी सीखना चाहिए, ये उपयोगी होता है। और जादुई काढ़े। हाँ पॉटर, काढ़े। ऑरर बनने के लिए जहर और प्रतिकारक औषधियों का ज्ञान अनिवार्य है और मुझे तुम्हें बताना होगा
कि प्रोफेसर स्नैप उन विद्यार्थियों को लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं जिन्हें उनके OWL में आउटस्टैंडिंग से कम का ग्रेड मिला हो। इसलिए प्रोफेसर अम्बरिज ने अब तक की सबसे तेज खांसी निकाली। क्या मैं आपको खांसी की गोली दूं डोलोरेस? प्रोफेसर मैगोनिकल ने अम्बरिज की तरफ देखे बिना रूखेपन से पूछा। ओह नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मिनर्वा, मैं सोच रही थी मैं कुछ कहूँ। प्रोफेसर मैगोनिकल दांत भींच कर बोली, मुझे लगता है आप बोल कर ही मानेंगी। प्रोफेसर अम्बरिज ने मीठे अंदाज में कहा, मैं सोच रही थी क्या मिस्टर पॉटर में ऑरर बनने का स्वभाव है? अच्छा, प्रोफेसर मैगोनिकल ने गर्मी से कहा। फिर वो इस तरह आगे बोली जैसे कोई व्यवधान ना हुआ हो। देखो पॉटर, अगर तुम इस महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीर हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी, तुम रूपांतरण और काढ़े में अपेक्षित स्तर तक जाओ। मैंने तुम्हें देखा है प्रोफेसर फ्लिटविक, पिछले 2 साल से तुम्हें एक्सेप्टेबल और एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस के बीच का ग्रेड दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सम्मोहन संतोषजनक लगता है। जहाँ तक गुप्त कलाओं से रक्षा का सवाल है, तुम्हारे नंबर आम तौर पर ऊंचे रहते हैं। खास तौर पर प्रोफेसर ल्यूपी ने सोचते थे, क्या आपको पूरा यकीन है आपको खांसी की गोली नहीं चाहिए डोलोरेस? ओह नहीं मिनर्वा, उसकी ज़रूरत नहीं, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा, जो पहले से भी ज़्यादा जोर से खांसी थी। मैं तो बस ये चिंता कर रही थी कि आपने शायद हैरी के गुप्त कलाओं से रक्षा विषय के हाल के अंक नहीं देखे हैं। लेकिन मुझे यकीन है मैंने आपको एक पर्ची में लिख कर बताया था। अच्छा, ये चीज़? प्रोफेसर मैगोनिकल ने हिकारत भरे अंदाज में कहा जब उन्होंने हैरी के फोल्डर में गुलाबी चर्मपत्र बाहर निकाला। हाँ, तो जैसा मैं कह रही थी पॉटर, प्रोफेसर ल्यूपिन का मानना था कि तुम इस विषय में बहुत ज़्यादा कुशल हो और जाहिर है तुम्हें ऑरर बनने की योग्यता है। क्या आपने मेरी टिप्पणी का मतलब नहीं समझा मिनर्वा? प्रोफेसर अम्बरिज ने शहद भरे अंदाज में कहा। वो खांसना भूल गई। जाहिर है मैंने समझ लिया है। तो मैं फिर दुविधा में हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप मिस्टर पॉटर को झूठी उम्मीद कैसे बंधा सकती हैं? झूठी उम्मीद? उसे गुप्त कलाओं से रक्षा के सभी टेस्ट में अच्छे नंबर मिले हैं मिनर्वा। मुझे तुम्हारी बात काटते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन जैसा तुम मेरे नोट देखोगी, हैरी को मेरी क्लासों में बहुत खराब नंबर मिल रहे हैं। मुझे अपना मतलब ज़्यादा स्पष्ट कर देना चाहिए, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा और आखिर अम्बरिज की तरफ वो सीधे देखने लगी। उसे गुप्त कलाओं से रक्षा के अपने उन सभी टेस्ट में अच्छे नंबर मिले हैं जो किसी योग्य टीचर ने लिए हैं। प्रोफेसर अम्बरिज की मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी कुर्सी पर टिक गईं, क्लिपबोर्ड पर एक शीट पलटी और तेजी से लिखने लगी। मैगोनिकल हैरी की ओर मुड़ी, उनके नथुने फूल रहे थे, आंखें जल रही थी। कोई और सवाल पॉटर? हाँ, अगर पर्याप्त NEWT हो तो मंत्रालय चरित्र और योग्यता संबंधी जांच कैसे करेगा? देखो, दबाव झेलने का मादा होना चाहिए और इसके अलावा लगन और समर्पण की जरूरत होगी, क्योंकि ऑरर का प्रशिक्षण 3 साल तक चलता है। इसके अलावा व्यवहारिक रक्षा में निपुणता की जरूरत होगी। इसका मतलब कि स्कूल छोड़ने के बाद भी तुम्हें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। अगर तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो, मुझे लगता है कि मंत्रालय ऑरर्स बनाने वाले सभी लोगों के रिकॉर्ड देखेगा, खास तौर पर उनके आपराधिक रिकॉर्ड। अम्बरिज ने मैगोनिकल की बात काटते हुए कहा, अगर तुम हॉगवर्ट्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार ना हो तो मैं तुम्हें किसी दूसरे कैरियर में सोचने के बारे में सलाह दूंगी। इस लड़के के ऑरर बनने की उतनी ही संभावना है जितनी डंबलडोर के इस स्कूल में लौटने की। तब तो बहुत ज्यादा संभावना है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। अम्बरिज ने जोर से कहा, पॉटर का आपराधिक रिकॉर्ड है। पॉटर को सभी आरोपों से बरी किया गया है, मैगोनिकल ने जोर से कहा। प्रोफेसर अम्बरिज खड़ी हो गई। पॉटर किसी सूरत में ऑरर नहीं बन सकता। प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी हो गई और उन्होंने जोर से कहा, पॉटर, ऑरर बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, भले ही ये मेरा आखिरी काम हो। अगर मुझे तुम्हें रात को भी पढ़ाना पड़े तो भी मैं अच्छे ग्रेड हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जादू मंत्रालय हैरी पॉटर को कभी नौकरी नहीं देगा, अम्बरिज ने कहा। आवाज आवेश में ऊंची हो गई थी। प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई, जब तक पॉटर मंत्रालय में ऑरर बनने के लिए तैयार होगा कोई नया जादू मंत्री आ जाएगा। ओहो, हाँ, जाहिर है तुम यही चाहती हो, है ना मिनर्वा मैगोनिकल? तुम चाहती हो कॉर्नेलियस फज की जगह अल्बस डंबलडोर आ जाएं, मंत्री जी की तुम सीनियर अंडर सेक्रेटरी और हेड मिस्ट्रेस बन जाओ। आप बकवास कर रही हैं, प्रोफेसर मैगोनिकल ने बड़ी हिकारत से कहा। पॉटर, हमारी करियर संबंधी चर्चा खत्म हो गई है। हैरी ने बैग कंधे पर डाला, तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। प्रोफेसर अम्बरिज उस दोपहर को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में आई तो वो हाँफ रही थी जैसे अभी अभी दौड़ कर आई हूँ। जिस पल उन्होंने पुस्तकों में अध्याय 33 नॉन रिटेलिएशन एंड नेगोशिएशन खोला, हरमाइनी फुसफुसाने लगी।
मुझे लगता है हैरी, तुम जो काम करने की योजना बना रहे हो उसे तुमने छोड़ दिया होगा। अम्बरीज को देख के लगता है उनका मूड खराब है। बीच बीच में अम्बरीज हैरी की तरफ गुस्से से देख रही थी, लेकिन हैरी अपना सिर नीचे झुकाकर रक्षात्मक जादुई सिद्धांत की पुस्तक को घूर रहा था। वो प्रोफेसर मैगोनिगल की प्रतिक्रिया की कल्पना ही कर सकता था अगर वो उनकी तरफदारी के कुछ घंटे बाद ही प्रोफेसर अम्बरीज के ऑफिस में चोरी से घुसते पकड़ा गया। अगर वो ये खतरनाक काम ना करे तो वो बिना किसी दिक्कत के गरुड़ द्वार टावर लौट सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अगर वो पकड़ा गया तो हैरी, तुम्हें स्कूल में रखने के लिए डंबलडोर ने कुर्बानी दी है। अगर तुम्हें आज यहाँ से निकाल दिया गया तो वो कुर्बानी बेकार चली जाएगी। वो योजना छोड़ सकता था और इस याद के साथ जीना सीख सकता था कि उसके डैडी ने 20 साल से भी ज़्यादा समय पहले गर्मी के एक दिन क्या किया था। और फिर उसे गरुड़ द्वार के हॉल की आग में सीरियस की बात याद आई। तुम अपने डैडी जैसा नहीं सोचते हो जैसा मैंने सोचा था। जेम्स को इस जोखिम में मज़ा आता, लेकिन क्या वो अपने डैडी जैसा बनना चाहता है? जब क्लास खत्म होने पर घंटी बजी तो हरमाइनी दुख भरी आवाज़ में बोली, हैरी, ये काम मत करो, मेहरबानी करके मत करो। उसने जवाब नहीं दिया। वो नहीं जानता था वो क्या करे। रॉन ने संकल्प कर लिया था वो अपनी राय नहीं देगा। वो हैरी की तरफ नहीं देख रहा था। हालांकि जब हरमाइनी ने हैरी को मना करने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने धीरे से कहा, अब रहने दो, ठीक है, वो खुद फैसला कर सकता है। क्लासरूम के बाहर निकलते समय हैरी का दिल धड़क रहा था। वो आधी दूर ही पहुंचा था कि हंगामा शुरू होने की आवाज़ें शुरू हो गईं। अम्बरीज अपने क्लासरूम से उतनी तेजी से निकल कर आई जितनी उसके छोटे पैर इजाज़त दे सकते थे। हैरी प्लीज़, हरमाइनी ने कमज़ोर आग्रह किया, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। हैरी अम्बरीज के ऑफिस की गलियारे तक पहुंच गया। ये वीरान था। हैरी ने बैग खोला, सीरियस का चाकू निकाला, अदृश्य चोगा पहना और फिर धीरे धीरे सावधानी से सूट ऑफ आर्मर के पीछे से निकला, गलियारे में आगे बढ़ गया। उसने जादुई चाकू की ब्लेड ताले की दरार में डाली, उसे धीरे से ऊपर नीचे खींचा, एक हल्की सी आवाज हुई, दरवाजा खुल गया। हैरी ने चोगा उतारा, अंगीठी की तरफ गया। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे दिख गई, छू पाउडर का डिब्बा। जब वो खाली अंगीठी के सामने झुका तो हाथ कांप रहे थे। उसने ये काम कभी नहीं किया था, हालांकि वो जानता था इसे कैसे करना है। उसने सिर अंगीठी में डाला, पाउडर की बड़ी चुटकी ली और उन लट्ठों पर डाल दी जो नीचे जमे थे। तत्काल हरी लपटें उठने लगीं। हैरी ने जोर और स्पष्टता से कहा, 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक। इस बार उसके घुटने अम्बरीज के ऑफिस के ठंडे फर्श पर थे। उसका सिर हरी आग में घूम रहा था। थोड़ा बीमार महसूस करते हुए जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा किचन की अंगीठी में था और सामने की लकड़ी पर एक लंबी टेबल पर आदमी चर्म पत्र पढ़ रहा था। सीरियस। वो आदमी उछला, चारों तरफ देखने लगा। वो सीरियस नहीं, ल्यूपिन थे। हैरी, तुम क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, मैं बस सीरियस से बात करना चाहता हूँ। मैं उसे बुला कर लाता हूँ, ल्यूपिन ने उठते हुए कहा। हालांकि वो हैरान दिख रहे थे। वो क्रीचर को ढूंढने गया है, लगता है वो फिर अटारी में छिपा है। कुछ ही पल बाद ल्यूपिन सीरियस के साथ वापस आ गए। क्या हुआ? सीरियस ने तेजी से कहा। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? नहीं, मैं अपने डैडी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। उसे अंदाजा था हंगामा शुरू हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जॉर्ज ने उसे 20 मिनट की गारंटी दी है। उसने तत्काल घटना बताई जो स्मृति पात्र में देखी थी। बात पूरी की तो सीरियस और ल्यूपिन दोनों एक पल तक कुछ नहीं बोले। फिर ल्यूपिन ने कहा, हैरी, मैं नहीं चाहूंगा तुम उस घटना के आधार पर डैडी का मूल्यांकन करो। तब हमारी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हैरी ने गर्मी से कहा, मैं भी तो 15 साल का हूँ। देखो हैरी, जेम्स और स्नैप ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा था वो उस पल से एक दूसरे से नफरत करते थे। मुझे लगता है स्नैप जो बनना चाहता था वो सब कुछ जेम्स के पास था। वो लोकप्रिय था, क्विडिच में निपुण था, हर चीज़ में अच्छा था। और स्नैप बस एक अटपटा लड़का था जो गुप्त कलाओं में खोया रहता था। जेम्स, तुम्हें चाहे जैसा नजर आए, वो गुप्त कलाओं से नफरत करता था। इसलिए उन्होंने अकारण स्नैप पर हमला कर दिया, इसलिए कि तुम बोर हो रहे थे। उसने माफी के अंदाज में अपनी बात पूरी की। सीरियस ने कहा, देखो, मुझे उस घटना पर गर्व नहीं है। ल्यूपिन ने सीरियस को कनखियों से देखा। देखो हैरी, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे डैडी और सीरियस स्कूल के हर मामले में सर्वश्रेष्ठ थे। सब उन्हें शानदार मानते थे। अगर वो कभी कभी सीमाएं लांघ गए। सीरियस बोला, अगर हम कभी कभार घमंडी और शरारती हो गए तो उससे क्या है? हैरी ने दर्द भरी आवाज में कहा। वो अपने बालों पर हाथ फेरते रहते थे। सीरियस ने प्यार से कहा, मैं तो भूल ही गया था कि वो ऐसा करता था। ल्यूपिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो सुनहरी गेंद से खेल रहा था? हाँ, हैरी ने कहा और बिना समझे देखा कि सीरियस और ल्यूपिन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुस्कुराए। देखिए, वो मुझे थोड़े मूर्ख लगे। जाहिर है वो थोड़ा मूर्ख था। हम सभी मूर्ख थे, शायद मूनी उतना मूर्ख नहीं था।
सीरियस ने ल्यूपिन की तरफ देखते हुए न्यायपूर्ण आवाज में कहा, लेकिन ल्यूपिन अपना सिर हिलाकर बोले, क्या मैंने तुम्हें स्नैप पर हमला करने से रोका? क्या मेरी कभी तुमसे कहने की हिम्मत हुई कि मेरे हिसाब से तुम लोग गलत काम कर रहे हो? सीरियस ने कहा, लेकिन कई बार तुम्हारे कारण हम शर्मिंदा महसूस करने लगे थे, ये भी कोई कम बात नहीं थी। हैरी ने ठान लिया था आज वो अपने दिल की हर बात कहेगा। उसने आगे कहा, वो झील के पास लड़कियों की तरफ देखते थे और उम्मीद करते थे कि वो उन्हें देखें। सीरियस ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओह देखो, लिली के आसपास होने पर वो इस तरह की मूर्खता करता था। तो फिर मेरी माँ ने उनसे शादी क्यों की? वो तो उनसे नफरत करती थी। सीरियस ने कहा, नहीं, नफरत नहीं करती थी। ल्यूपिन बोले, लिली ने उसके साथ 7th ईयर में घूमना शुरू किया था जब जेम्स ने खुद पर काबू कर लिया था और सिर्फ अपने मज़े के लिए लोगों पर जादू करना छोड़ दिया था। हैरी ने पूछा, स्नैप पर भी? ल्यूपिन ने धीरे से कहा, देखो, स्नैप एक ख़ास मामला था। मेरा मतलब है वो कभी जेम्स को शाप देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए तुम जेम्स से इसे बर्दाश्त करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। और मेरी मम्मी को उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सच कहूँ तो उन्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल पाया। मेरा मतलब है, जेम्स जब लिली को डेटिंग पर ले जाता था तो स्नैप को साथ लेकर नहीं जाता था, और वो इतनी सावधानी बरतता था कि लिली के सामने स्नैप पर मंत्र ना पढ़े। सीरियस ने हैरी की तरफ त्योरियां चढ़ा ली जिसे अभी यकीन नहीं हुआ था। उसने कहा, देखो, तुम्हारे डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे। 15 साल की उम्र में बहुत से लोग मूर्खताएं करते हैं, बाद में उन्होंने ऐसा छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे स्नैप के लिए अफसोस होगा। अब तुमने बात छेड़ ही दी है तो ये बताओ कि जब उसे पता चला कि तुमने ये सब देखा है तो उसने क्या किया? उन्होंने मुझसे कह दिया कि वो मुझे गुप्त विद्या नहीं सिखाएंगे, जैसे ये कोई बड़ी निराशा की बात हो। उसने क्या किया? सीरियस चिल्लाया, जिससे हैरी उछल पड़ा। उसके मुंह में राख भर गई। उसने तुम्हें गुप्त विद्या सिखाना छोड़ दिया है? ल्यूपिन ने जल्दी से कहा। हाँ, हैरी ने उनकी अति प्रतिक्रिया पर हैरान होते हुए कहा, लेकिन ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे थोड़ी राहत मिली है। मैं वहां आकर स्नैप से बात करता हूँ, सीरियस ने जोर देकर कहा। सचमुच उठने लगा, लेकिन ल्यूपिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कोई स्नैप से बात करेगा तो मैं करूँगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। लेकिन हैरी, सबसे पहले तो तुम स्नैप से कहना कि उन्हें किसी भी हालत में सिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। जब डम्बलडोर ये सुनेंगे, मैं उनसे ये नहीं कह सकता, वो मुझे जान से मार डालेंगे, हैरी ने हैरानी से कहा। हम जब स्मृति पात्र से बाहर निकले थे तो आपने उनका चेहरा नहीं देखा था। हैरी, गुप्त विद्या सीखना तुम्हारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना कोई और चीज नहीं है। तुम मेरी बात समझ गए? उसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ल्यूपिन ने सख्ती से कहा। ठीक है, ठीक है, हैरी ने कहा। वो थोड़ा अशांत हो गया और चिढ़ गया। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये नहीं। वो खामोश हो गया। उसे दूरी से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या क्रिचर आ रहा है? नहीं, सीरियस ने पीछे देखते हुए कहा। तुम्हारी तरफ कोई होगा। हैरी का दिल धड़कना बंद हो गया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, उसने जल्दी से कहा। अपने सिर को ग्रिमाल्ड चौक की आग से पीछे खींचा। एक पल के लिए उसका सिर उसके कंधों पर घूमता लगा। फिर उसने पाया कि वो अम्बरिज की आग के सामने झुका हुआ है और हरी लपटों को बुझते देख रहा है। जल्दी जल्दी! उसे ऑफिस के दरवाजे के बाहर एक घरघराती आवाज़ सुनाई दी। ओह, उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। हैरी अपने अदृश्य चोगे की तरफ लपका। वो उसे खुद पर डालने में कामयाब हुआ ही था कि फिल्च ऑफिस में आ गया। वो किसी बात पर बहुत खुश था और कमरे में चलते समय तेजी से खुद से बातें कर रहा था। उसने अम्बरिज की डेस्क की दरार खोली और उसके भीतर के कागजों को अलट पलट करने लगा। कोड़े मारने की अनुमति, कोड़े मारने की अनुमति। अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे बरसों से इसकी ज़रूरत थी। उसने चर्म पत्र बाहर निकाला, उसे चूमकर सीने से लगा लिया, फिर तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गया। हैरी उछलकर खड़ा हुआ। उसने सुनिश्चित किया कि उसका बैग उसके पास था और अदृश्य चोगा उसे ढके हुए था। उसने दरवाज़ा खोला और फिल्च के पीछे ऑफिस से बाहर निकल गया, जो अब इतनी तेज़ी से चल रहा था जितनी तेज़ी से हैरी ने उसे पहले कभी चलते हुए नहीं देखा था। अम्बरिज के ऑफिस से एक अदृश्य मंजिल नीचे पहुंचकर हैरी ने सोचा, वो सुरक्षित है, उसे अदृश्य रहने की ज़रूरत नहीं है। उसने चोगा उतारकर बैग में रख लिया, आगे बढ़ा। प्रवेश हॉल में काफ़ी चिल्लाने और शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थीं। ये उसी रात जैसा माहौल था जब ट्रिलोनी को निकाला गया था। हैरी ने देखा विद्यार्थी एक बड़ा गोलाकार बनाकर दीवार के पास खड़े थे। टीचर्स और भूत भी थे। प्रशासकीय दस्ते के सदस्य दर्शकों में सबसे प्रमुख थे, जो बहुत खुश थे। पीव्स ऊपर मंडरा रहा था। फ्रेड और जॉर्ज को देख रहा था, जो बीचों बीच इस तरह खड़े थे जैसे फंस गए हों। तो
तुमने सोचा कि स्कूल की गलियारे को कचरा घर बनाना बड़ा मज़ेदार होगा, है ना? हाँ, बहुत मज़ेदार, फ्रेड ने निडरता से उनकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी शक्ल देख के लग रहा था वो खुशी के मारे रो देगा। हेडमिस्ट्रेस, मैं फॉर्म ले आया हूँ, उसने भर्राई आवाज़ में कहा। चर्मपत्र लहराया जिसे हैरी ने डेस्क से निकालते देखा था। मैं फॉर्म ले आया हूँ और मेरे कोड़े इंतज़ार कर रहे हैं। ओह, अब मुझे काम करने का मौका दें, उन्होंने कहा। बहुत अच्छा आर्गस। फिर उन्होंने फ्रेड और जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों अभी सीखोगे मेरे स्कूल में गलत काम करने वालों के साथ क्या होता है। फ्रेड ने कहा, हमें नहीं लगता कि हमें सीखेंगे। वो अपने जुड़वा भाई की तरफ मुड़ा। फ्रेड ने कहा, जॉर्ज, मुझे लगता है कि हम स्कूल की पढ़ाई से आगे निकल चुके हैं। जॉर्ज ने हल्के से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब असली दुनिया में प्रतिभा दिखाने का वक्त आ चुका है, निश्चित रूप से, जॉर्ज ने कहा। इससे पहले कि अम्बरीज एक भी शब्द कह पाए, उन्होंने अपनी छड़ियाँ उठा ली, एक साथ चिल्लाए, आगमनो, झाड़ू। हैरी को दूर कहीं जोरदार धमाके की आवाज़ आई। बाईं तरफ देखते समय वो समय रहते झुक गया। फ्रेड और जॉर्ज की झाड़ुएं गलियारे से अपने मालिकों के पास आ रही थी। उनमें से एक तो अब भी वो भारी जंजीर और लोहे की खूंटी में बंधी थी जिसे अम्बरीज ने उन्हें दीवार से बांधा था। झाड़ुएं बाईं तरफ मुड़कर सीढ़ियों के नीचे आईं, जुड़वा भाइयों के सामने रुक गईं। जंजीर पत्थर के फर्श से टकरा कर आवाज़ करने लगी। हम आपको कभी नहीं मिलेंगे, फ्रेड ने प्रोफेसर अम्बरीज से कहा। अपनी झाड़ू पर पैर डाला। हाँ, हमसे संपर्क करने का कष्ट मत करना, फ्रेड ने जमा भीड़ की तरफ देखा। उसने तेज आवाज में कहा, अगर किसी को चलित कूड़ा घर खरीदना हो जैसा ऊपर की मंजिल पर दिख रहा है तो छू मंतर गली में 93 नंबर की दुकान पर आए। हमारी दुकान का नाम है वीजली जादूगरी दुकान। हॉगवर्ट्स के उन विद्यार्थियों को विशेष डिस्काउंट है जो वादा करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इस खूसट बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए करेंगे। जॉर्ज ने प्रोफेसर अम्बरीज की तरफ इशारा किया। उन्हें रोको, प्रोफेसर अम्बरीज चीखी, लेकिन देर हो चुकी थी। जब प्रशासकीय दस्ते के सदस्य करीब आने लगे तो फ्रेड और जॉर्ज ने फर्श पर लात मारी। हवा में 15 फुट ऊपर गए। लोहे की खूंटी खतरनाक तरीके से लहरा रही थी। फ्रेड ने भीड़ के ऊपर अपने पास मंडरा रहे भूत की तरफ देखा। हमारी तरफ से उनकी जिंदगी नर्क बना देना, पीव्स। हैरी ने पहले कभी पीव्स को किसी विद्यार्थी का आदेश मानते नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसने अपना हैट सिर से उतार कर वीजली बंधुओं को सलाम किया। फ्रेड और जॉर्ज मुड़े तो विद्यार्थियों ने जमकर तालियां बजाईं। दोनों भाई सामने वाले दरवाजे से निकलकर बेहतरीन सूर्यास्त में पहुंच गए।